देर से बोले। एनर्जी रिफॉर्म इन इंडिया को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। प्रोडक्शन टाइप एनर्जी रिफॉर्म इन इंडिया, इफिशियंसी टाइप एनर्जी रिफॉर्म इन इंडिया, सब्स्टिट्यूशन टाइप एनर्जी रिफॉर्म इन इंडिया। ऊर्जा के क्षेत्र में जो सुधार लाना है भारत वर्ष में, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है ऊर्जा के उत्पादन के संदर्भ में सुधार लाना होगा। दूसरा है ऊर्जा के उत्पादन की कार्यक्षमता में सुधार लाना होगा। तीसरा है ऊर्जा का प्रतिस्थापन करना, ऊर्जा का प्रतिस्थापन करना, जैसे पेट्रोल से इलेक्ट्रिसिटी पर जाना, पेट्रोल से बैटरी पर जाना, तो सब्स्टिट्यूशन उसको कहते हैं। तो ऊर्जा प्रतिस्थापन के द्वारा ऊर्जा संकट को दूर करने का काम करना, ऊर्जा सुधार लाना भारत में प्रतिस्थापन के माध्यम से। तो एनर्जी रिफॉर्म जो भारत में लाना है, हम लोग सभी जान रहे हैं कि एनर्जी की कमी हमारे यहाँ है और आने वाले वर्षों में और भी कमी होगी। इसलिए इसमें आधारभूत ढांचा में इसमें परिवर्तन करना होगा और इसके लिए अर्थशास्त्रियों के मत के अनुसार ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए तीन पहलुओं पर विचार करना होगा। उत्पादन पहलू, कार्यक्षमता पहलू, प्रतिस्थापन पहलू। उत्पादन पहलू जो है वो जो भी काम करेंगे उससे एनर्जी के उत्पादन में वृद्धि होगी। कार्यक्षमता पहलू के अंतर्गत जो सुधार करेंगे तो उत्पादन यूनिट में जो कार्यक्षमता है, बिजली की कार्यक्षमता है, ऊर्जा उत्पादन की कार्यक्षमता है, उसमें वृद्धि होगी। तीसरा है प्रतिस्थापन पहलू। प्रतिस्थापन पहलू का अर्थ हुआ कि हम पेट्रोल से बैटरी की ओर, पेट्रोल से एनर्जी की ओर, इलेक्ट्रिसिटी की ओर शिफ्ट करें, इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करना है। ये 3 रास्ते से चलेंगे तो तेजी से सुधार होगा और एनर्जी रिफॉर्म जो है वो सही से हो पाएगा। तो पहला जो प्रोडक्शन टाइप जो है, इसमें सबसे पहला काम हमको करना है कि जो भी प्रोडक्शन का लाइसेंस, कोयला का लाइसेंस दिया जाता है, उस लाइसेंस को ऑक्शन के द्वारा दिया जाए, अलॉटमेंट के बजाय ऑक्शन किया जाए। तो पहला पॉइंट का नाम हो जाएगा, इसको हिंदी में भी आप कर ले सकते हैं, ऑक्शन। ऑक्शन licenses for merchant mining. Merchant mining, merchant mining of coal. प्रोडक्शन में सबसे पहला सुधार क्या करना है कि कोयला का जो अलॉटमेंट होता है वो सरकारी अलॉटमेंट नहीं किया जाए, इसको हर हालत में ऑक्शन के द्वारा दिया जाए। ऑक्शन के दिए जाने पर सरकार को अधिक से अधिक रेवेन्यू मिलेगा और अच्छे जो प्रोड्यूसर है, अच्छे माइनिंग मर्चेंट है, उसका चयन हो सकेगा। तो प्रोडक्शन टाइप एनर्जी रिफॉर्म नंबर 1 है
कि मर्चेंट माइनिंग, कोल माइनिंग जो होता है उसके लिए जो मर्चेंट कोल माइनिंग करता है उसके लाइसेंस को ऑक्शन के द्वारा दिया जाना चाहिए। दूसरा सुधार सलाह दिया जा रहा है कि रीइंट्रोड्यूस the clean energy cess and deploy it to incentivize state electricity boards away from coal। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भारत में ऊर्जा सुधार के लिए हम लोगों को फिर से दोबारा क्लीन एनर्जी सेस का मतलब हो गया कि इनकम टैक्स के ऊपर एक सेस लगाइए, जिस सेस का नाम होगा क्लीन एनर्जी सेस। क्लीन एनर्जी सेस कर के ऊपर एक अधिशेष कर के ऊपर एक कर लगाया जाता है। स्वच्छता कर हुआ, एजुकेशन सेस हुआ, तो उसी तरह से क्लीन एनर्जी सेस नामक कर को लगाया जाए और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कोयला से तौबा करने के लिए प्रेरित किया जाए। वो कोयला जला करके ऊर्जा का उत्पादन नहीं करके कोई दूसरा रास्ता अपनावे, इसके लिए उसको इंसेंटिव दिया जाए, उसको एक्स्ट्रा फंड की व्यवस्था किया जाए। इससे कोयला जो ईंधन है, कोयला ईंधन पर प्रभाव घटेगा और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है अपने प्लांट में कोयला का सब्स्टिट्यूट को यूज करने का प्रयास करेगा। तीसरा उपाय कहा जा रहा है कि फ्री ऑफ गैस प्राइसिंग तीसरा सलाह दिया जा रहा है कि जो गैस की कीमत है वो जो सरकार अपने कब्जे में रखती है उसको फ्री कर दीजिए। फ्री करने पर उसमें बहुत तरह का लाभ होगा अर्थव्यवस्था में, और सरकार जो है उसको टाइट अपने हाथों में लिए हुई है, उसको फ्री करने का सलाह दिया जा रहा है, फ्री ऑफ गैस प्राइसिंग। मोतीलाल जी सर, हम लोग आज पढ़ रहे हैं एनर्जी रिफॉर्म, जो पिछले क्लास में पढ़े थे तो वहाँ एनर्जी क्राइसिस का प्रॉब्लम था, इफेक्ट बतलाए थे। आज बता रहे हैं कि एनर्जी रिफॉर्म भारत में कैसे किया जाए। एनर्जी रिफॉर्म को करने के लिए अर्थशास्त्रियों का सलाह है इसको 3 भागों में बांट दीजिए। पहला रिफॉर्म उत्पादन में कीजिए, एनर्जी उत्पादन में कीजिए। दूसरा रिफॉर्म एनर्जी की इफिशियंसी में कीजिए। तीसरा रिफॉर्म एनर्जी के सब्स्टिट्यूशन पर कीजिए। एनर्जी का उत्पादन करने के लिए
क्या तरह का रिफॉर्म करेंगे उसको देखिए। एनर्जी उत्पादन करने की कार्य क्षमता है, उस कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय करेंगे उसको देखेंगे। और पेट्रोल से इलेक्ट्रिसिटी पर, पेट्रोल से बैटरी पर शिफ्ट करने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए कौन कौन सा कदम उठाए जाएं, इस पर विचार करेंगे। सो इसी 3 कैटेगरी के अंतर्गत एनर्जी रिफॉर्म का विश्लेषण किया जाता है। प्रोडक्शन टाइप एनर्जी रिफॉर्म इन इंडिया, इफिशियंसी टाइप एनर्जी रिफॉर्म इन इंडिया, सब्स्टिट्यूशन टाइप एनर्जी रिफॉर्म इन इंडिया। हम लोग शुरू किए हैं प्रोडक्शन टाइप एनर्जी रिफॉर्म इन इंडिया। इसमें पहला पॉइंट है कि जो भी कोयला हमारे यहाँ, कोयला जो लाइसेंस दिया जाता है मर्चेंट माइनिंग ऑफ कोल का, उसको ऑक्शन के द्वारा दिया जाए। ऑक्शन के द्वारा देने पर सरकार को अधिक से अधिक रेवेन्यू मिलेगा और सही मर्चेंट माइनर का चयन हो पाएगा। इसलिए ऑक्शन लाइसेंसेस फॉर मर्चेंट माइनिंग ऑफ कोल, सलाह क्या दिया जा रहा है कि ऑक्शन कीजिए, लाइसेंस फॉर मर्चेंट माइनिंग के लिए ऑक्शन कीजिए। ऑक्शन करके जिसका नाम आवे उस मर्चेंट माइनिंग को दीजिए कोयला खनन करने का अधिकार। दूसरा है सर, इस बार तो ये किया गया है सर, इस बार किया गया है ये ऑक्शन वाला, इस बार किया गया और वो इसी सुधार के कारण उसको अपनाया जा रहा है जी। पहले सुधार दिया गया, अब उसी पर सरकार काम कर रही है। तो पहला सुधार दिया गया नंबर 1 की ऑक्शन लाइसेंस मर्चेंट माइनिंग ऑफ कोल। तो सरकार अब जो है अलॉटमेंट नहीं करेगी। अलॉटमेंट करने में बहुत तरह का धांधली भी होता है। ब्लॉक आवंटन होता था, उस तरह का नहीं करके प्राइवेट फार्म को इनवाइट करके उसको देने का। प्रसंविदा नहीं होता, प्रसंविदा बीडिंग किया जाता है, प्रसंविदा निकालता है सर, बीडिंग किया जाता है। इसमें अच्छे मर्चेंट को माइनिंग का काम दिया जाएगा। कंपनीज फॉर मर्चेंट माइनिंग जो होगा वो अच्छे माइनिंग का होगा। और इसलिए पहला सबसे नंबर 1 सलाह है जो सरकार मान भी रही है। इसमें जितना बात बता रहे हैं बहुत सारे बात पर सरकार अमल करने को तैयार हो रही है। इसी लाइन पे काम तो पहला प्रोडक्शन टाइप एनर्जी रिफॉर्म में पहला क्या करना होगा कि लाइसेंस पद्धति को हटाइए, ऑक्शन कीजिए, अपनाने अलॉटमेंट पद्धति को हटाइए, ऑक्शन करके तब लाइसेंस दीजिए मर्चेंट माइनिंग ऑफ कोल को। जो मर्चेंट माइनर है, कोल का माइनिंग करने का, व्यापार करने का है, उस मर्चेंट को लाइसेंस दिया जाएगा प्रसंविदा के माध्यम से, बीडिंग के माध्यम से। और इससे सरकार को जो मैक्सिमम रेवेन्यू जो देगा उसको देगा और क्वालिटी भी अच्छा जो होगा मर्चेंट माइनर का, जिसका टेक्नोलॉजी अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, उसको दिया जाएगा। नंबर 2 में कह रहा है कि सरकार को फंड चाहिए तो पर्यावरण के लिए कर लगा दीजिए, क्लीन एनर्जी सेस। क्लीन एनर्जी सेस का मतलब होता है पर्यावरण को क्लीन रखने के लिए जो आप प्रयोग कर रहे हैं ऐसा पेट्रोल या गैस या जिससे कि वातावरण में पोल्यूशन हो रहा है, तो उस पोल्यूशन को दूर करने के लिए क्लीन एनर्जी सेस एक उसमें प्रतिबंधात्मक तत्व रहेगा, जिससे सरकार को फंड मिलेगी, सरकार उसको क्लीन करने का कोशिश करेगी। तो री इंट्रोड्यूस, पहले भी लगा था तो हटा दिया गया, री इंट्रोड्यूस द क्लीन एनर्जी सेस and deploy it to incentivize a state electricity board away from coal। और कहता है कि सरकार को विभिन्न राज्यों में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चल रहा है, उस सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कोयला का सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए प्रयत्न किया जाए। इसके लिए उसको प्रेरित किया जाए कि कोयला से दूर हो और दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट उसका विकसित करे। तीसरा पॉइंट है फ्री ऑफ गैस प्राइसिंग। कहता है कि गैस प्राइसिंग को सरकार फ्री कर दे
तो ये ज्यादा लाभकारी होगा। उसके बाद प्राइसिंग जो होना चाहिए किसी भी ऊर्जा का, तो टाइम ऑफ डे इसको नाम देता है स्टार्ट, टाइम, टाइम ऑफ डे प्राइसिंग प्रोग्राम। स्टार्ट टाइम ऑफ डे प्राइसिंग प्रोग्राम। इसका मतलब हो गया कि पेट्रोल की कीमत जो है इंटरनेशनल मार्केट से डिटरमिन होती है, तो हर रोज इसका प्राइस का निर्धारण होना चाहिए। हर रोज इसका प्राइस जो है आना चाहिए, ताकि किसी भी तरह से कंज्यूमर को लाभ हो सके। पांचवा है स्टार्ट ए प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम। कहा कि स्टार्ट ए प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम। स्टार्ट ए प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम कहता है कि सरकार को चाहिए कि जिस तरह से कलेक्शन करता है गेहूं का, चावल का, चीनी का, उसी तरह से बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उससे जो जितना भी उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोक्योरमेंट करे, और प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम फॉर रिन्यूएबल पावर विथ स्टोरेज। प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम फॉर renewable power with storage कहता है कि अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का भी बिजनेस तैयार कीजिए कि सब तरह से सक्षम है तो बिजली का उत्पादन करे, और सरकार उससे प्रोक्योरमेंट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करे। ये अब समय आ गया है, क्योंकि एक स्टेट, बिहार स्टेट बोर्ड पर अकेले डिपेंड करना अभी के समय में उचित नहीं है। हमको अल्टरनेटिव ढूंढना है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं वो पावर जनरेशन कर सकते हैं, और पावर जनरेशन और स्टोरेज करें, और उससे रिन्यूएबल पावर विथ स्टोरेज का प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम चलाएं और उसको बांटे। बहुत कहता है कि जगह जगह पर फंड सरकार देने को तैयार है। आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बैटरी पैनल लगाइए, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, आप खुद यूज कीजिए, जो बच रहा है उतना आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ग्रिड में, ग्रिड से ये करने का बात हो रहा है, ग्रिड से लिंक कर देने का बात हो रहा है। वो ग्रिड को देगा वहां से फिर लोकल ग्रिड से और ग्रिड से शेयर कर दीजिए पूरे देश में एक साथ। ये चलने लगेगा तो पावर कॉस्ट भी कम होगा और पावर शॉर्टेज भी नहीं होगा। आदमी जो है हर काम के लिए नहीं बना हुआ है, लेकिन कुछ आदमी जो है जो एंटरप्रेन्योर है
वो इस काम को कर सकता है, तो इसको रिवाइव करने के लिए कर रहा है, इसको स्टार्ट करने के लिए कर रहा है। उसके बाद है आपको रिवाइव स्ट्रैंडेड पावर प्लांट्स, रिवाइव स्ट्रैंडेड पावर प्लांट्स। रिवाइव स्टैंडर्ड पावर प्लांट्स, इसका मतलब हुआ कि जो पावर प्लांट जो है वो थोड़ा पिछड़ गया है, उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, उसमें कुछ शॉर्टेज है, तो उसको सरकार को चाहिए कि रिवाइव करे और वो पावर प्लांट को फिर से सक्षम करे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर। तो ये छठा हुआ। सातवां है आपका रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। कह रहा है कि बहुत सारे जो पहले से लगाए गए हैं, फर्दर further indigenize renewable energy, further indigenize renewable energy capacity। कह रहा है सातवां पॉइंट कि जो एनर्जी कैपेसिटी है प्लांट में, उस एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने का काम कीजिए, उससे भी टोटल इफेक्ट पर प्रोडक्शन में वृद्धि हो जाएगी। तो इंडिजिनाइज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए, तभी उत्पादन में वृद्धि होगी। आठवां सुधार जो है, कहता है कि चेंजेस टू द नेशनल पावर ग्रिड। कहा कि सबसे जरूरी हो गया है चेंजेस टू द नेशनल पावर ग्रिड, चेंजेस टू द नेशनल पावर ग्रिड। जहां जहां भी नेशनल पावर ग्रिड है, उस नेशनल पावर ग्रिड में परिवर्तन लाया जाए। ये आठवां उपचार बताया जा रहा है। आठवां उपचार है और अंतिम उपचार है नौवां। वो है रेज टारगेट्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन सिग्निफिकेंटली। कहा कि टारगेट को बढ़ाइए, टारगेट पहले वाला मत रखिए, इसी पर फोकस कीजिए और टारगेट को बढ़ाइए। रेज टारगेट्स फॉर रिन्यूएबल raise targets for renewable energy generation, significantly,
तो ये एनर्जी रिफॉर्म का उत्पादन के क्षेत्र में 9 प्रकार का कार्यक्रम उठाने के लिए सलाह दिया जा रहा है। पहला सलाह दिया जा रहा है कि एनर्जी उत्पादन में प्रोडक्शन में वृद्धि करने के लिए पहला सुधार होना चाहिए कि मर्चेंट माइनिंग ऑफ कोल का लाइसेंस का ऑक्शन किया जाए और ऑक्शन के द्वारा मर्चेंट माइनिंग ऑफ कोल का निर्धारण किया जाए, लाइसेंस दिया जाए। दूसरा है कि फिर भारतवर्ष में फिर से क्लीन एनर्जी सेस नामक कर लगाया जाए और जितने भी भारतवर्ष में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, राज्य के ऊर्जा उत्पादन करने वाले बोर्ड हैं, वो सभी को कहा जाए कि धीरे धीरे कोल से शिफ्ट कीजिए किसी दूसरे स्रोत पर, कोल से शिफ्ट कीजिए दूसरे स्रोत पर, इस पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। तीसरा सलाह दिया जा रहा है कि गैस प्राइसिंग को स्वतंत्र किया जाए, इसको सरकारी कंट्रोल में नहीं रखा जाए, ये स्वतंत्र कर दिया जाए। स्वतंत्र कर दिए जाने से किसी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेगा घटेगा उसके अनुसार इसमें परिवर्तन होगा। हम लोग इसमें अपना सरकार जो है हाथ डाले हुई है जिससे कि प्रॉब्लम हो रहा है। नंबर 4 है स्टार्ट टाइम ऑफ डे प्राइसिंग प्रोग्राम। इसका मतलब है कि जो प्राइसिंग होना चाहिए एनर्जी का, पेट्रोल का, ये सब का टाइमिंग जो है हर रोज जो है प्रोग्राम उसका फिक्स रहना चाहिए। वो कहीं भी आप लोकेट कीजिए, मीटर में, टीवी में, कहीं भी देखिए आपको पता चल जाएगा कि आज क्या प्राइस है, आज कितना प्राइस है। तो ये एकदम लोचदार प्राइस होगा। वीकली या मंथली परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एवरी डे इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो नजर आना चाहिए। पांचवा जो तरीका सलाह दिया जा रहा है कि सरकार को चाहिए कि जहां जहां रिन्यूएबल पावर का उत्पादन हो रहा है स्टोरेज के साथ, उससे सरकार प्रोक्योरमेंट प्लान चलाए और उससे जो बचा हुआ है उसको ग्रिड में ट्रांसफर कर दे। उसका पैसा सरकार उसको देगी और उससे बिजली बर्बाद नहीं होगी, वो जनरल पूल में चला जाएगा, उसका कंजम्पशन होगा। छठा उपाय उत्पादन बढ़ाने के लिए सलाह दिया जा रहा है कि जितने भी पावर प्लांट बैठ गए हैं, उत्पादन करने में सक्षम नहीं है, उसको दूर करने के लिए तत्काल उपाय किया जाए ताकि जो स्टैंडर्ड पावर प्लांट्स है वो फिर से प्रोडक्शन देने लगे। सातवां तरीका सलाह दिया जा रहा है कि भारतवर्ष में उत्पादन को बढ़ाने के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो भी प्लांट चला रहा है उसके कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। 20 साल पहले उसका कैपेसिटी निर्धारण किया गया, 20 साल में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, इसलिए सभी का एनर्जी कैपेसिटी जो है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंडिजेनाइज किया जाए। 8वां है कि नेशनल पावर ग्रिड में परिवर्तन लाया जाए जो और लचीला हो और अधिक से अधिक लाभकारी हो। विभिन्न राज्यों में नेशनल पावर ग्रिड में परिवर्तन लाया जाए। 9वां है कि रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन जो हो रहा है उसके टारगेट्स में भारी वृद्धि की जानी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन प्लांट जहां भी बैठाए गए हैं उसके टारगेट्स को बढ़ाया जाना चाहिए। ये 9 उपाय किए जाएंगे तो इस 9 उपाय को कहा जाएगा प्रोडक्शन टाइप एनर्जी रिफॉर्म इन इंडिया, और इससे भारत के अंदर कम से कम समय में ऊर्जा सुधार का प्रोडक्शन रास्ते से ऊर्जा का उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। मोतीलाल,
जी सर। ये 1 से 9 तक पॉइंट को रीड आउट करो तो, और बताओ जी क्या इसका। जी, एनर्जी रिफॉर्म इन इंडिया को 3 पिलर्स में बांटा गया है। पहला है प्रोडक्शन टाइप एनर्जी रिफॉर्म इन इंडिया, दूसरा है एफिशिएंसी टाइप एनर्जी रिफॉर्म इन इंडिया, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन टाइप एनर्जी रिफॉर्म इन इंडिया। प्रोडक्शन टाइप एनर्जी रिफॉर्म इन इंडिया, यह उत्पादन से संबंधित सुधार की, इसमें उत्पादन से संबंधित सुधार की बात की गई है, जिसमें कोल माइनिंग में मर्चेंट को बुलावा किया जा रहा है ऑक्शन के माध्यम से, ई ऑक्शन के माध्यम से उनसे बिडिंग करवा के कम लागत में अधिक से अधिक कोयले के उत्पादन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है री इंट्रोड्यूस द क्लीन एनर्जी सेस एंड डिप्लॉय इट टू इंसेंटिवाइज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अवे फ्रॉम कोल। कोल एनर्जी सेस लगाने की, क्लीन एनर्जी सेस लगाने की बात दोबारा से कही जा रही है, ताकि क्लीन एनर्जी के ऊपर हम लोग मूव कर सकें। और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अभी इतना कैपेबल नहीं है कि खुद से वह उस खर्च को वहन करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करे। और स्वच्छ ऊर्जा का जो मुहैया कराने का बात कहा जा रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसलिए क्लीन एनर्जी सेस लगा कर उस पैसे से इनको इंसेंटिवाइज किया जाए। फ्री अप गैस बात कही जा रही है, ताकि मार्केट में स्टेबिलिटी आए और सरकार के ऊपर अतिरिक्त बर्डन ना हो। स्टार्ट टाइम ऑफ डे प्राइसिंग प्रोग्राम, डे, इससे यह फायदा होगा कि मूल्य में लोचशीलता आएगी, और यह मूल्य में लोचशीलता आने से कंज्यूमर के अंदर एक विश्वास पैदा होगा, और यह सकारात्मक दिशा में पहल मानी जा रही है। उसके बाद स्टार्ट ए प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम फॉर रिन्यूएबल पावर विथ स्टोरेज। अब सरकार के द्वारा अधिग्रहण प्रोग्राम के तहत यह कहा जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो तैयार किया जाए उसका कैपेसिटी के साथ साथ स्टोरेज बिल्डिंग की भी बात इसमें कही जा रही है। रिवाइव स्टैंडर्ड पावर प्लांट्स, बहुत ऐसे पावर प्लांट हैं जो आज़ादी के बाद ही उनका स्थापना किया गया था, लेकिन समय के साथ उसमें तकनीकी सुधार न होने के कारण वह उत्पादन में धीरे धीरे इनएफिशिएंट होता जा रहा है। इसमें रिवाइवल की बात कही जा रही है, ताकि इसे पुनः पुनर्जीवित करके इससे भी उत्पादन बढ़ाया जा सके। फर्दर इंडिजेनाइज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, इससे यह संदर्भित है कि लोकल बॉडीज को इसमें शामिल करके रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए, जैसे किसानों से भी मदद लिया जाए, जिससे कि सोलर एनर्जी उनके बंजर पड़े खेतों में या उपयोग में नहीं आ रहे खेतों से सोलर एनर्जी जनरेट करवा के माइक्रो लेवल से ही एनर्जी का कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए। कुसुम योजना से किया जा रहा है। हाँ, कुसुम योजना उसके अंदर आता है। चेंजेस टू द नेशनल पावर ग्रिड में भी परिवर्तन की बात कही जा रही है, जिससे कि इंटरलिंकिंग होने पर ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेज टारगेट्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन सिग्निफिकेंटली। अब स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता और उसके जनरेशन की बात कही जा रही है, और उसके टारगेट में भी सुधार करने की बात कही जा रही है। वेरी फाइन। सुनीता जी सर, तुम जरा बोलो तो। भारत में ऊर्जा संकट को देखते हुए अर्थशास्त्रियों ने ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार के लिए 3 कदम उठाने की बात कही है। पहला है कि उत्पादन में सुधार करना, दूसरा है कार्यक्षमता में सुधार करना, तीसरा है उसमें प्रतिस्थापन सुधार करना। उत्पादन पहलू में सुधार के अंतर्गत पहला है कि कोयला का जो आवंटन है वो सरकारी अलॉटमेंट ना किया जाए, बल्कि ऑक्शन करके लाइसेंस दिया जाए, जिससे सरकार को भी अधिक से अधिक रिवेन्यू मिलेगा और गुणात्मक सुधार भी होगा। दूसरा है री इंट्रोड्यूस द क्लीन एनर्जी सेस एंड डिप्लॉय इट टू इंसेंटिव्स, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनको दिया जाए।
तीसरा है गैस का फ्री ऑफ गैस प्राइसिंग, सरकारी कंट्रोल में इसे न रखकर फ्री कर दिया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। फोर्थ है स्टार्ट टाइम ऑफ डे प्राइसिंग प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार हर रोज पेट्रोल और डीजल के मूल्य तय होते हैं, तो सरकार को चाहिए कि वो भी ऐसी व्यवस्था करे जिससे लोग इससे अवेयर हो सके और रोज इसके मूल्य को जान सके, मतलब लोचदार मूल्य बनाना चाहिए। पांचवा है स्टार्ट अ प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम फॉर रिन्यूएबल पावर विथ स्टोरेज, बड़ी बड़ी कंपनियों को भी इसके उत्पादन का अधिकार देना चाहिए और उसके बाद सरकार जो ज्यादा मात्रा में एनर्जी है उसको स्टोर करके उसके बाद उसका वितरण करे। पांचवा है रिवाइव स्ट्रेंडेड पावर प्लांट्स, जो पहले के प्लांट है जिनमें तकनीकी समस्या आ गई है उसको सरकार फिर से सक्षम बनाए जिससे कि वो उत्पादन फिर से शुरू हो सके। सातवां है फर्दर इंडिजिनियस रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, प्लांट को लोकल लेवल पे क्षमता को बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है, बहुत सारी योजनाएं इसके लिए चला रही है। आठवां है चेंजेस टू द नेशनल पावर ग्रिड, ऊर्जा का इसमें क्या बोलना था सर, मतलब पावर ग्रिड के माध्यम से उसको लाभकारी बनाया जाए, एक ग्रिड बना करके चेंजेस किया जाए, नेशनल पावर ग्रिड को लचीला बनाया जाए। जी। 9 है रेज टारगेट्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन सिग्निफिकेंटली, लक्ष्य में भारी वृद्धि किया जाए जिससे कि ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा मात्रा में। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि एनर्जी रिफॉर्म इन इंडिया में पहला पॉइंट जो है उत्पादन में परिवर्तन करना, उत्पादन टाइप जो ऊर्जा सुधार है उसमें हम लोग 9 पॉइंट्स को वर्णन किए। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है इफिशियंसी टाइप। efficiency type energy reform in India. Efficiency type energy reform in India, इसमें नंबर 1 है accelerate retirement of old thermal power plants. Accelerate retirement
old thermal power plant, old thermal power plant, accelerate retirement of old thermal power plants, accelerate retirement of old thermal power plant. Number 2, restructure the SEB Number 3, global benchmarking. Global benchmarking for major usage of energy. इफिशियंसी टाइप एनर्जी रिफॉर्म में पहला है, इसमें 3 पॉइंट है। पहला है एक्सेलरेट रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड थर्मल पावर प्लांट। कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि पावर प्लांट की इफिशियंसी बढ़े तो मन करा करके ओल्ड थर्मल पावर प्लांट को रिटायर कर दीजिए। हर बार करोड़ों अरबों लगा करके उसको खड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा चला फिर गिर गया। इससे बेहतर है कि एक प्रोग्राम बनाइए और इसको रिटायरमेंट करने का प्रोसेस कीजिए, ताकि फिर से नया एक प्लांट स्थापित हो जाए जो आने वाले वर्षों में वो इफिशिएंटली काम कर सके। क्योंकि जो रिटायर्ड थर्मल पावर प्लांट जो रिटायरमेंट के फर्ज पर है, उसमें इतना वियर एंड टियर होता है, इतना ब्रेकडाउन होता है कि कॉस्ट इफिशियंसी में बहुत का फर्क पड़ जाता है। इसलिए प्लान बनाकर ओल्ड थर्मल प्लांट्स को न्यू थर्मल प्लांट्स में बदलने के लिए जो रिटायरमेंट योजना है वो बनाइए और उसको एक्सेलरेट कीजिए। दूसरा है रीस्ट्रक्चर द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। कहता है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो हमारे देश में सबसे ज्यादा लॉस में जा रही है, और उसके लॉस को भरपाई करने में हर राज्य का जो रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, क्योंकि उसको भरपाई करना भी जरूरी है। तो रीस्ट्रक्चरिंग कीजिए और स्टेट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बोर्ड से ऑटोनोमस करने में जो रास्ता हो अपनाने के लिए बोर्ड का फंक्शन जो है उसको मार्केटिंग के आधार पर परिवर्तित करने के लिए
उसके काम को अलग अलग प्राइवेट सेक्टर के सप्लायर के हाथ में देकर इफिशियंसी बढ़ाने के लिए इस तरह का काम किया जाना चाहिए। काम हो भी रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से अलग एक अलग संस्थान है जो बिजली का पैसा कलेक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ही एक अलग संस्थान बना हुआ है जो नया मीटर लगाता है, और मीटर लगाने का, कनेक्शन करने का इतना फास्ट गति है, को अप्लाई कीजिए और मीटर आके तुरंत लगा देगा। पहले था कि मीटर लगाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अप्लाई कीजिए, बहुत लंबा प्रोसेस था और बहुत दिक्कत से कनेक्शन मिल पाता था। लेकिन रीस्ट्रक्चर करने से फायदा हुआ है। अब इलेक्ट्रिसिटी का मीटर रीडर है, वो घर घर आता है, मशीन लेकर के आता है और वो रीड करके ले जाता है। वो भी रीड करने वाला एक अलग संस्थान है। तो इस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग करके काम के बोझ को बांटना और इफिशिएंटली उसको चलाने पर किया जाना चाहिए। इससे इफिशियंसी बढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी में इफिशियंसी इतना बढ़ा रहा है कि आपका पावर खत्म हुआ और तुरंत आप जिस तरह से मोबाइल रिचार्ज करते हैं उस तरह से आप मीटर को रिचार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज होगा, फिर कनेक्शन लग जाएगा। सब प्रोसेस चल रहा है। तीसरा है ग्लोबल बेंचमार्किंग फॉर मेजर यूजेज ऑफ एनर्जी। जहां बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी का इस्तेमाल होता है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेंचमार्किंग कीजिए कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जितना लग रहा है उतना हम लोगों का हो रहा है या नहीं, उस तरह का यूज हो रहा है कि नहीं। ताकि ग्लोबल स्तर पर हमारे यहाँ कंपैरिजन किया जाना चाहिए जहाँ मेजर यूजेज ऑफ एनर्जी होता है, ताकि उसमें जो खामियां हैं उसको तुरंत दूर किया जाए। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अर्थशास्त्रियों का ये 3 सलाह दिया गया है और इस सलाह पर कार्यरत है सरकार। मोतीलाल जी सर, ये तीनों को रीड आउट कीजिए तो समझाइए। एक्सेलरेट एफिशिएंसी टाइप एनर्जी रिफॉर्म इन इंडिया। इसमें पहला पॉइंट है एक्सेलरेट रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट जितने पुराने होते जा रहे हैं उस तरह उनकी उत्पादन क्षमता उतनी ही कम होती जा रही है, और इस तरह से उनका जो एफिशिएंसी है वो कम होता जा रहा है। और कम होते एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस तरह से इन्हें इनके अंदर रिवाइवल के माध्यम से जो हर बार इंसेंटिवाइज किया जा रहा है और उस पर खर्च किया जा रहा है, उससे भी आउटपुट में बहुत ज्यादा प्रभावित परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन थर्मल प्लांट्स को धीरे धीरे बंद करने पर बल दिया जाए और यह प्रक्रिया थोड़ी द्रुत गति में होनी चाहिए। दूसरा है रीस्ट्रक्चर द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का जो पुराना संरचना था वह पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं था, क्योंकि इसी के अंतर्गत ही सारा कुछ विद्युत वितरण का सारा जिम्मा इन्हीं के दायरे में आता था, जिसके वजह से विद्युत वितरण से लेके विद्युत विपणन तक में काफी डिस्क्रिपेंसीज विद्यमान थी, जिसके वजह से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड काफी नुकसान में जा रहा था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में को धन मुहैया कराने के विचार से सर इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं क्या? जैसे उदय स्कीम में इसको धन मुहैया कराने का बात किया गया था, बॉन्ड के माध्यम से अपना बॉन्ड जारी करेगी और उससे इनको धन प्राप्ति होगा, और साथ ही स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के विंग्स में बंटवारा करके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बुलाया जाए और उसके माध्यम से व्यापार को बढ़ाया जाए, जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन को भी बल मिलेगा और विपणन में भी सुधार होगा और धन का विप्रेषण सही तरीके से होगा और इससे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सुधार होगा। तीसरा है ग्लोबल बेंचमार्किंग फॉर मेजर यूजेज ऑफ एनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी का मापन बीपीटी के से होता है। इसमें यह पाया जाता है कि हमारे देश में जो भी एनर्जी उत्पादन इकाइयां हैं
वह ग्लोबल स्तर पे अपनी उत्पादन क्षमता को पूर्णतः प्राप्त कर पा रही है कि नहीं, और अगर नहीं कर पा रही हैं तो इस पर ध्यान देकर इस मामले में आगे कदम बढ़ाया जाए। सुनीता, जी सर। तुम जरा एक्सप्लेन करो तो हिंदी में। एनर्जी रिफॉर्म का दूसरा जो पॉइंट है उसमें क्षमता, उसके कार्य क्षमता में सुधार के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो इस प्रकार है। पहला है एक्सेलरेट रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड थर्मल पावर प्लांट्स। पुराने प्लांट जो अब यूजफुल नहीं रह गए हैं, उसको सरकार को चाहिए कि ऐसे प्लान बनाए और उन्हें बंद करके जो नए प्लांट लगाए जाएं, जिससे कि क्षमता में सुधार और भविष्य की जरूरत के अनुसार उसका उत्पादन हो। दूसरा है रिस्ट्रक्चर द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। देखा गया है कि लगभग सारे राज्यों के बिजली कंपनियां जो हैं वो घाटे में जा रही हैं, जिससे सरकार इसमें सुधार करके अब जो है इसके कार्यों के बोझ को कम करके अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, जैसे कि मीटर लगाने के लिए अलग, उसको वसूलने के लिए तरीकों में बदलाव किया गया है। तीसरा है ग्लोबल बेंचमार्किंग फॉर मेजर यूजेज ऑफ एनर्जी। जहां बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग होता है, वहां पे वैश्विक मापदंड को अपनाना चाहिए, जिससे कि उसके क्षमता में सुधार हो और उस अनुसार उसको पावर प्लांट का मतलब ये स्थापित किया जाए। हाँ, बहुत अच्छा। अब इसका तीसरा है, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन टाइप, substitution type energy reform in India. तो सर ये वैश्विक मापदंड के अनुसार हो रहा है स्थापना? हाँ हाँ, हो रहा है। तो पीपीपी कि मॉडल पर है, रेट सब जगह का है, उस रेट के अनुसार नहीं है तो उसको उठाया जाता है कि रेट को बराबर लाइए, सब्सिडी दे के बराबर करता है। वैश्विक मापदंड पर ही सारे, जो सोना जो बिक रहा है वो इंडियन रेट है कि इंटरनेशनल रेट है? इंटरनेशनल है सर। इंटरनेशनल रेट है। इंटरनेशनल है, पेट्रोल इंटरनेशनल है, स्टील इंटरनेशनल है, जी, इंटरनेशनल रेट पर ही रहता है। और जब आपका प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन सारे देश में है, कोरोना 192 देश में है, तो उसी तरीके से हर चीज जो है सब जगह हर देश में है, स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन टाइप एनर्जी रिफॉर्म इन इंडिया। सब्स्टिट्यूशन टाइप का मतलब हो गया कि पेट्रोल डीजल को हटाकर इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग बढ़ाइए, और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जो है सोलर एनर्जी से कीजिए, ड्राइव बैटरी से कीजिए, सेल से कीजिए,
तो इसका पहला पॉइंट है ए मास campaign to generate awareness of the need for energy reform, for energy reforms to sustain high growth. सब्स्टिट्यूशन टाइप एनर्जी रिफॉर्म का पहला पॉइंट है कि भारतवर्ष में ऊर्जा सुधार के लिए एक बड़े स्तर पर लोगों में ये भावना उत्पन्न करना होगा कि एनर्जी के प्रति अवेयरनेस की जागरूकता कि एनर्जी की जरूरत सब लोगों को है और एनर्जी से ही हमारे देश में हाई ग्रोथ होगा। एनर्जी बचाने का, एनर्जी उत्पादन करने का, एनर्जी नहीं चुरावे, एनर्जी का उपयोग करें, उसका पेमेंट करें, ये सब जागरूकता जो है एक मास स्केल पर उठाना होगा। जो हमारे नेता हैं, जो हमारे समाज सुधारक हैं, वो समाज में इस बात को फैलाएं कि बिजली जो है ये चुराने की चीज नहीं है। बिजली का उपयोग जो है आप कीजिए और उपयोग के अनुसार उसका उपयोग के अनुसार उसका पेमेंट कीजिए। दूसरा है पॉइंट reduce non-transport use of डीजल। कह रहा है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन करने के लिए कह रहा है कि बात बात में डीजल मत उपयोग कीजिए। डीजल का उपयोग जो है ट्रांसपोर्ट में हो रहा है तो इतने भर बर्दाश्त किया जाएगा, लेकिन आप हर तरह का अप्लायंसेस डेवलप कर रहे हैं और उसको डीजल पर चला रहे हैं। कुल मिला करके करोड़ों लीटर जो है डीजल खर्च हो जाता है। तो इसलिए उस तरह का सब्स्टिट्यूशन मत कीजिए। और रिड्यूस नॉन ट्रांसपोर्ट यूज ऑफ डीजल, ट्रांसपोर्ट छोड़ करके बाकी जगहों पर जहां डीजल का प्रयोग हो रहा है उस प्रयोग को रोकने का काम कीजिए। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको हम लोग कहेंगे EVs, इलेक्ट्रिकल व्हीकल फॉर टैक्सी, बसेस, टू व्हीलर्स। इस पर एकदम कंपल्सरी कर दीजिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही टैक्सी चलेगा, बसेस चलेगा, टू व्हीलर चलेगा, तो इमीडिएट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा पेट्रोल का, डीजल का, इलेक्ट्रिक एनर्जी से, बैटरी एनर्जी से, सोलर एनर्जी से। इस तरह का जो है करना जरूरी है, और ऐसे करने से तुरंत इसका लाभ की प्राप्ति होगी। फोर्थ जो है सब्स्टिट्यूशन के लिए कहता है स्टील मेकिंग, स्टील मेकिंग थ्रू available thermal coal, चौथा जो है सलाह दिया जा रहा है कि जो स्टील का उत्पादन किया जा रहा है उसको थर्मल कोल पर ले जाइए, थर्मल कोल पर ट्रांसफर कीजिए, तो इससे भी आपको बहुत ही ज्यादा स्टील मेकिंग थ्रू थर्मल अवेलेबल थर्मल कोल पर करने से सब्स्टिट्यूशन होगा इलेक्ट्रिसिटी का। पांचवा है, सर हम जा रहे हैं, थोड़ा कुछ काम है। ठीक। पांचवा है एक्सेलरेट transition away from direct biomass, usage। पांचवा है accelerate transition away from direct biomass usage। बायोमास का उपयोग करने का जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उसको तेजी से एक्सेलरेट कीजिए। छठा पॉइंट है
trading of carbon credit, trading of carbon, trading of carbon credit, carbon credit, allow biomass to be included, to be included. Trading of carbon credits allow biomass to be included. और सातवां जो हम लोग कर रहे हैं, कई जगहों पर इसका उपयोग हो रहा है, सातवां है reducing plastic uses, reducing plastic usage. सब्स्टिट्यूशन टाइप एनर्जी रिफॉर्म का सातवां है कि प्लास्टिक का उपयोग एकदम कम कीजिए, रिड्यूस कीजिए, ताकि इसमें भी बहुत ज्यादा हम लोगों का पेट्रोल चला जाता है। प्लास्टिक जो बनता है वो सब पेट्रोल के थ्रू बनता है। प्लास्टिक में उपयोग कम करेंगे तो पेट्रोल में उपयोग कम होगा। तो पहला पॉइंट हो गया कि मास कैंपेन कीजिए, काफी प्रचार कीजिए, जगह जगह लोगों में इस विचार को लाइए, ताकि लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता से जागरूक कीजिए और ये बतलाइए लोगों को कि ऊर्जा का सीधा संबंध इकोनॉमिक ग्रोथ से है। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हम चाहते हैं लाना, तो हमको ऊर्जा की आवश्यकता पर ध्यान देनी होगी और ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा प्रतिस्थापन पर ध्यान देनी होगी। नंबर 2 कि डीजल जो है उसका उपयोग आप नॉन ट्रांसपोर्ट में न करें। डीजल का उपयोग नॉन ट्रांसपोर्ट में न करें। पानी पटाने के लिए डीजल का उपयोग न करें। reduce non-transport use of diesel. डीजल का गैर परिवहन उपयोग को रोकिए, कम कीजिए। तीसरा जो है सबसे ज्यादा ये सब्स्टिट्यूशन का प्रभाव पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को तेजी से पूरे देश में बांट दीजिए। जितना टैक्सी है इलेक्ट्रिक टैक्सी कर दीजिए, बसेस इलेक्ट्रिक कर दीजिए, 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक कर दीजिए, तो सारे का क्वालिटी भी बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा और नए जितने भी आ रहे हैं उसको इसी मोड में लाने के लिए कानूनी कार्रवाई कीजिए। तो देखिएगा कि पेट्रोल का भीड़ एकदम खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम इसी से भीड़ तैयार हो रहा है
और इससे हमको डॉलर की भी बचत होगी। नंबर 4, स्टील मेकिंग जो है उसको जहाँ कहीं भी संभव हो थर्मल कोल से उसको जोड़िए, ताकि इससे भी एनर्जी का प्रतिस्थापन होगा। 5वां है कि जो एक्सेलरेट कीजिए तेजी से कि डायरेक्ट मास बायोमास का जो उपयोग होता है लकड़ी जलाकर, खेत का पुआल जलाकर, ये सब बायोमास यूजेज है, इसके ट्रांजिशन को तेजी से बढ़ाइए ताकि इसका उपयोग कम से कम हो, ट्रांजिशन हो, बायोमास से हटे लोग। और छठा जो है वो ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट। आज संसार के सभी देशों में, विकसित देशों में कार्बन क्रेडिट का ट्रेडिंग हो रहा है, और इसलिए कार्बन क्रेडिट का ट्रेडिंग होने के कारण इससे काफी लाभ होता है। कहा जा रहा है कि कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत बायोमास को इंक्लूड किया जाए, और 7वां है रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूसेज, प्लास्टिक यूज को कम किया जाए। मोतीलाल मोतीलाल जी सर। सब्स्टिट्यूशन वाले पौधा रीड आउट किए तो हिंदी में। जी सर। सब्सक्रिप्शन टाइप एनर्जी रिफॉर्म इन इंडिया। भारत में ऊर्जा सुधार के लिए प्रतिस्थापन की व्यवस्था के अंतर्गत 7 बिंदुओं पर फोकस किया गया है। पहला बिंदु, ए मास कैंपेन टू जनरेट अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर एनर्जी रिफॉर्म टू सस्टेन हाई ग्रोथ। देश की सतत विकास में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसको ध्यान में रखते हुए ऊर्जा का वास्तविक उपयोग एवं उसकी चोरी इत्यादि जैसी घटनाओं पर रोक लगाकर इसके सही तरीके से ऊर्जा का उपयोग करने के दिशा में ऊर्जा के उपयोग को ध्यान में रखते हुए एक अवेयरनेस प्रोग्राम समय समय पर जनता के बीच चलाया जाना चाहिए। साथ ही इसमें राजनीतिक पार्टियों को भी आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। रिड्यूस नॉन ट्रांसपोर्ट यूज ऑफ डीजल। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में ऊर्जा का महत्वपूर्ण भूमिका है, और हमारा देश आज 6ठा सबसे बड़ा ऊर्जा का उपभोग करने वाला देश है। और ऐसे में हमारे देश में लगभग 3000 करोड़ लीटर पेट्रोल की आवश्यकता प्रतिवर्ष होती है, और 9000 करोड़ लीटर डीजल की आवश्यकता होती है, और इनका कुल वैल्यू लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की लागत आती है। इस तरह हमें बहुत ज्यादा धन डीजल और पेट्रोल के आयात पर खर्च करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में यदि डीजल का उपयोग केवल ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में ही किया जाए तो संभवतः हम अपने देश से अधिक मात्रा में धन के प्रवाह को रोक सकते हैं। और जनरली पाया यह गया है कि एसएमई में खास करके जहां ऑयल फर्नेस से जनरली जैसे फायर क्ले ब्रिक्स हो गया या जनरल ब्रिक्स हो गया, उसके उत्पादन में डायरेक्ट कोयले का उपयोग ना करके ऑयल फर्नेस का उपयोग किया जाता है, जिससे कि डीजल की खपत में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। इस तरह के छोटे छोटे पॉकेट्स में डीजल के खपत पर रोक लगाया जाना चाहिए, और इसे केवल और केवल ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में ही उपयोग किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर टैक्सी, बसेस एंड 2 व्हीलर्स। ये बस, टैक्सी और 2 व्हीलर्स ऐसे हैं जिनमें अगर इलेक्ट्रिक से जनरेटेड एनर्जी का उपयोग किया जाए तो इससे भी डीजल और पेट्रोल की खपत में काफी गिरावट आएगी, और यह एक स्वच्छ एनर्जी के तरफ भी मूव करने का अवसर मुहैया कराता है।
इस तरह से हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में उपयोग किए जाना चाहिए, और कार पूलिंग का उपयोग कर इलेक्ट्रिक कार का प्रयोग करते हुए कार पूलिंग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। टू व्हीलर में भी बैटरी संचालित टू व्हीलर का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि स्वच्छ ऊर्जा तो उपलब्ध होगा ही और साथ ही हमारी विदेशी मुद्रा की भी यहाँ बचत होगी। स्टील मेकिंग थ्रू अवेलेबल थर्मल कोल, जैसे ही इलेक्ट्रिक ऊर्जा के उत्पादन में कोयले की पर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अगर हम ऊर्जा का उत्पादन दूसरे माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं तो हमारे पास कोयले का अतिरिक्त भंडार उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे में अतिरिक्त कोयले के भंडार का स्टील उत्पादन में उपयोग किया जाए, जिससे कि आयातित कोक और कोयले के ऊपर रोक लगेगी, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं 2018-19 में हमारे देश में कोयले लगभग 270 मिलियन टन कोयला आयात किया गया था, जिसकी लागत लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए थी, और इससे हमारे देश में विदेशी मुद्रा का अत्यधिक दोहन हुआ है। इस पर भी रोक लगाया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है एक्सेलरेट ट्रांजिशन अवे फ्रॉम डायरेक्ट बायोमास यूज। गांव में यह पाया गया है कि बायोमास का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, जो कि स्वच्छ ऊर्जा के दृष्टिकोण से सही नहीं है। इस पर रोक लगाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति 2018 के अंतर्गत सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कि सब एग्रीकल्चरल रेसिडुअल का बहुत ज़्यादा उपयोग कर हमें स्वच्छ एनर्जी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसको बढ़ावा देकर भी हम इसमें एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। ट्रेडिंग ऑफ क्रेडिट कार्बन अलाउ बायोमास टू बी इंक्लूडेड। कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत यह कार्बन क्रेडिट को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि जो देश अत्यधिक या जो राज्य अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग करके उत्सर्जन करते हैं, प्रदूषण जिससे फैलता है, और वैसे राज्य या देश जो पेड़ पौधे पर निर्भर हैं, उनके यहाँ पेड़ पौधों की संख्या को बढ़ाकर उन्हें कार्बन क्रेडिट के रूप में एक इंसेंटिवाइज अमाउंट दिया जा सकता है, और जिससे कि पर्यावरण संतुलन बना रहेगा और सतत ग्रोथ भी, देश का सतत ग्रोथ भी बना रहेगा। हम जैसा कि जानते हैं कि बाय प्रोडक्ट के रूप में क्रूड ऑयल का विभिन्न तरह के रूप में देखा जाता है। जैसे नेल पॉलिश से लेकर विटामिन तक का उत्पादन क्रूड ऑयल के बाय प्रोडक्ट के रूप में होता है। इसमें पेट्रोल का प्लास्टिक के निर्माण में बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, और अगर हम प्लास्टिक के यूजेज को कम करते हैं तो ऐसे में पेट्रोल का भी सीधे रूप में उपयोग कम होगा, जो कि समय की मांग है। सर हाँ ठीक है, 7 पॉइंट बोल। हाँ, तो इस प्रकार से टोटल पॉइंट 19 पॉइंट हो गया। उधर 9 पॉइंट हुआ, 9 और यह 3 और यह 7 और 3 10 और 9 19, टोटल 19 पॉइंट है। इसको याद करके लाना है। अगले क्लास में जितना कोई एक सेक्शन आप याद करके बताइएगा। हर आदमी केवल टाइटल बताना है, विशेष नहीं बताना है, लेकिन याद करने का कोशिश कीजिए। 19 पॉइंट है, 3 पॉइंट है इफिशियंसी में, 7 पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन में, और 9 पॉइंट है प्रोडक्शन में। दैट्स ऑल। महेंद्र बहुत लेट से आए हो? जी जी सर, ड्यूटी से आया मैं दौड़ के। हाँ, देखे हैं तुमको इंटरव्यू करते हुए। हाँ, ये उतार लेना ये विषय। हाँ जी जी मैं उतार दूंगा। जी, जी ओके, थैंक यू। जी, प्रणाम प्रणाम।